हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि रहने वाले हैं एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। सो बेसिकली ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी थी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हम जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, या फिर आप कह लीजिए ए टू जी, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी के हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो जितने भी आज तक ईडियम्स एंड फ्रेजेस किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं, कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, वो भी हम 10 से 20 वीडियो की एंड में डिस्कस करते हैं कि हम न्यू वर्ड्स भी सीखें और आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसमें मैं ऑलरेडी ए टू डी ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर चुकी हूँ। सो उसके आगे का ही ये सेकंड पार्ट है जो आपको और अल्फ़ाबेट्स आगे देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। सो ए टू डी हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस ए टू डी से स्टार्ट होते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको ई, एफ और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के सारे मतलब ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ रखे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ई वर्ड से जो हमारा 65th है ईडियम एंड फ्रेज, 64 तक मैं इससे पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। नहीं देखिए तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल योर एग्जाम्स, नॉट ओनली फॉर DSSB बट अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है आपके लिए। सो 65th, एवरी मैन जैक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरीवन विदाउट एक्सेप्शंस। इसका मतलब है हर एक व्यक्ति, ईच एंड एवरी पर्सन। तो इसका क्या मतलब हुआ? एवरी वन विदाउट एक्सेप्शंस, एवरी वन मतलब सभी लोग, विदाउट एक्सेप्शन मतलब किसी को बिना छोड़े, ठीक है, हर एक व्यक्ति। सो एवरी मैन जैक का मतलब है हर एक व्यक्ति, ईच एंड एवरी पर्सन। सो एक एग्जाम्पल भी है, आइड बेट एवरी मैन जैक ऑफ देम आर स्पाइज। मतलब मैं शर्त लगाता हूँ ये जितने भी लोग हैं ये सारे स्पाइज हैं। स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो एग्जाम्पल है कि जितने भी लोग हैं ये सारे जासूस है, ठीक है। एवरी मैन जैक मतलब सभी व्यक्ति। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 66th इडियम एंड फ्रेज, एलिफेंट इन द रूम। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। एलिफेंट इन द रूम पहले भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका मतलब है अ डिफ़िकल्ट, controversial or obvious problem that no one wants to talk about or mention because the subject is problematic, uncomfortable or awkward. So elephant in the room का मतलब है एक difficult situation, ठीक है, एक controversial और difficult problem जिसे कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको डिस्कस करोगे ऐसी प्रॉब्लम को तो हमें पता है कि सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसी बहुत बारी सिचुएशन आती है लाइफ में जब पता है कि ये सिचुएशन है, अजीब सी है, प्रॉब्लम है, अजीब सी है, जिसको हम सबके सामने डिस्कस नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि फिर लोग बातें बनाएंगे। सो इसका बेसिकली यही मतलब है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। When Geoff arrived at the meeting yesterday, he had a huge black eye. जब जियोफ कल मीटिंग में आया उसकी आँख एकदम काली हो रखी थी और सूज रखी थी। He gave us no explanation. उसने हमें कुछ भी नहीं बताया, उसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उसकी आँख पे क्या हुआ। And nobody dared to ask him about it. और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई उससे पूछने की कि उसकी आँख को क्या हुआ। So we sat there for the whole morning with this elephant in the room. So हम सारा टाइम उस मीटिंग में बैठे रहे और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई जियोफ से पूछने की कि उसकी आई पे क्या हुआ या फिर उसकी कोई लड़ाई हुई। अब इससे आप समझ सकते हैं एक ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन जो कि कोई किसी की बात करने की, पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पता है अगर पूछेंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा या फिर ज़रूर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फाइन। नेक्स्ट 67th,
आई कैंडी इंपॉर्टेंट है ये भी, अट्रैक्टिव विजुअली बट अनइंटरेस्टिंग इन अदर वेज। आई कैंडी का मतलब होता है कि जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे बट उतना अच्छा वो है नहीं असलियत में, बस देखने में ही अच्छा है, ठीक है, असलियत में इतना ज़्यादा अच्छा या फिर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। एग्जाम्पल, द कंपनी वेबसाइट वॉज प्योर आई कैंडी बिकॉज इट लुक्स गुड बट नथिंग इज़ इंटरेस्टिंग व्हेन यू डिग डीपर। जो उस कंपनी की वेबसाइट है ऑनलाइन, अगर आप उसकी वेबसाइट देखोगे तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बट आप उस कंपनी के में जाके एक बार ही देखो तो तब आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो इतनी इंटरेस्टिंग है ही नहीं जितना उन्होंने वेबसाइट पे दिखा रखा है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 68th इडियम, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका मतलब है बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है ये वर्ड। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव रहना, ठीक है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज। सो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना, इवन आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो आप, बट आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मत छोड़ना, बिकॉज आप में ये मतलब होनी चाहिए होप कि आने वाले दिन बेटर होंगे। सो बेसिकली यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका एग्जाम्पल जल्दी से पढ़ते हैं। He told us about the resignation, an absolute disaster at the time, but every cloud has a silver lining because it led to my appointment. मतलब ये कोई इंसान, ये कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसने जब अपना रेजिग्नेशन दिया, पूरी कंपनी में सब बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड थे। डिवास्टेटेड मतलब काफ़ी सैड थे, शॉक्ड थे, बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। बट इससे एक पॉजिटिव चीज़ हो गई क्या, कि इससे मेरा अपॉइंटमेंट हो गया उसकी जगह पर। सो जितने भी ई से इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस थे वो हमने डिस्कस करे। अब हम बढ़ेंगे एफ अल्फ़ाबेट की ओर। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है इसे ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इससे पहले का पार्ट ज़रूर देखिएगा, तभी ये सेकंड पार्ट आपके लिए तभी बेनिफिशियल है अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा वीडियो का। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 69th इडियम, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। सो एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग्स। मतलब जब भी वो किसी चीज़ में डील करता है वो बहुत ऑनेस्टली डील करता है, मतलब वो बहुत एक ऑनेस्ट पर्सन है। सो फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदार व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है ये। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 70th इडियम, फेयर फील्ड एंड नो फेवर। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। फेयर फील्ड नो फेवर मतलब सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ देना या फिर सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। एग्जाम्पल, ऑल द स्टाफ वांट फेयर फील्ड एंड नो फेवर इन द मैटर ऑफ ट्रांसफ़र। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं कंपनी के, वो सभी चाहते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, स्पेशली जब ट्रांसफ़र खुलते हैं, ठीक है। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 71 इडियम, फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब है एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब आपको पता ही होगा, मतलब सब जगह। सो फार एंड वाइड का एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी टूरिस्ट्स कम टू सी दी ताज फ्रॉम फार एंड वाइड। काफ़ी जो टूरिस्ट्स है वो ताजमहल को देखने आते हैं फ्रॉम एवरीवेयर। फ्रॉम फार एंड वाइड का मतलब फ्रॉम एवरीवेयर, सब जगह से लोग कहाँ आते हैं, ताज को देखने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन 72, फैन एंड फ्लेम्स। मतलब मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। ओके, इंपॉर्टेंट है। फैन एंड फ्लेम्स मतलब कि बुरी सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा करना। वर्स मतलब और ज़्यादा ख़राब। एक चीज़ है तो सही ख़राब, बट उसको आप और ज़्यादा ख़राब कर दो।
फैन एंड फ्लेम्स को हिंदी में जो मुहावरा होता है उससे हम कहते हैं आग में घी डालना, ठीक है। आग में घी डालने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फैन एंड फ्लेम्स। मेक इवन अ बैड सिचुएशन मोर वर्स, एक बुरी सिचुएशन को और ख़राब कर देना। एग्जाम्पल, द प्रेजिडेंट्स रेसिस्ट कॉमेंट्स आर रियली गोइंग टू फैन द फ्लेम्स ऑफ हेट्रेड अमंग द क्राउड। मतलब जो प्रेसिडेंट का कमेंट, ये जस्ट एग्जांपल है, जो प्रेसिडेंट का कमेंट है भेदभाव को लेकर, इसने सिचुएशन को और ख़राब कर दिया और क्राउड इससे ज़्यादा काफ़ी गुस्से में आ जाएगा, ठीक है। रेसिस्ट कमेंट, रेसिस्ट मतलब जब आप लोगों के में भेदभाव करते हैं थ्रू देयर कलर, ठीक है, जब गोरे और काले में भेदभाव करते हैं, दैट इज़ रेसिज्म। नाउ 73, फेबियन पॉलिसी। फेबियन वर्ड इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। फेबियन पॉलिसी मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिसमें कोई डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले हो रहा हो, मतलब कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी देरी हो रही हो, उसे हम कहते हैं फेबियन पॉलिसी। मतलब वो पॉलिसी लागू नहीं हुई है पूरी, उस पर अभी तक मोहर नहीं लगी है कि वो लगेगी या नहीं है उस पॉलिसी के बारे में, वो बस डिले हो ही जा रही है, उस पर डिले हो ही जा रही है, देरी हो ही जा रही है, कोई भी परमानेंट उससे कोई चीज़ आई नहीं है। सो डिले मतलब देरी होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर नरसिम्हा राव ऑलवेज फॉलोड अ फेलियन पॉलिसी इन ऑल पॉलिटिकल इश्यूज़। मतलब जो मिस्टर नरसिम्हा राव हैं उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ है वो बेसिकली सारी फेबियन पॉलिसी है पॉलिटिकल इश्यूज़ में। मतलब जो भी वो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो सारी डिले होती रहती है, कभी लागू होती ही नहीं है, इसका ये मतलब है। सो कोई भी ऐसी पॉलिसी जो लागू ना हो, बस डिले में जाती रहे। नेक्स्ट 74, फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब वेरी रेयर। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है वेरी रेयर। वेरी रेयर का मतलब क्या है? रेयर मतलब बहुत कम पाए जाना, ठीक है, बहुत कम होता है रेयर का मतलब। एग्जाम्पल देखिए, हिज विजिट्स टू हिज पेरेंट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन बिकॉज ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल। मतलब जो उसकी विजिट है वो अपने पेरेंट्स के पास बहुत कम आता है। रेयर मतलब ना के बराबर, बहुत कम ना के बराबर आते हैं। क्यों? बिकॉज उसका जो स्केड्यूल है, कई लोग शेड्यूल भी बोलते हैं, वो काफ़ी बिजी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 75th ईडियम, फायर एंड ब्रिमस्टन। फायर एंड ब्रिमस्टन का मतलब होता है फियरफुल पेनल्टीज। पेनल्टी का मतलब होता है पनिशमेंट। सो फायर एंड ब्रिमस्टन मतलब ऐसी पनिशमेंट जो लोगों को डरा दे, ठीक है, कि वो लोग वो गलती करें ही ना, बिकॉज कि उसकी पनिशमेंट ही इतनी खतरनाक है ये सोच के। एग्जाम्पल, द USA हैज़ थ्रेटेंड इराक विद फायर एंड ब्रिमस्टन if she refuses to follow the resolutions of UNO. Just an example कि USA ने इराक को इतना मतलब डराने वाली पनिशमेंट्स बता दी अगर वो UNO को ना फॉलो करे। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो फियरफुल पनिशमेंट्स को हम बोलते हैं फायर एंड ब्रिमस्टन। नेक्स्ट, फायर एंड फ्यूरी। फायर एंड फ्यूरी मतलब एक्सट्रीम इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मतलब जब आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, हिंदी में हम बोलते हैं उत्साह, जब आप में बहुत ज़्यादा उत्साह हो किसी चीज़ को लेकर। सो एग्जाम्पल देखते हैं, द स्पीच ऑफ द लीडर वॉज फुल ऑफ फायर एंड फ्यूरी। मतलब जो उस लीडर की स्पीच थी वो बहुत ही इंथुजियाज्म, उत्साह से भरी हुई थी। 77, फूड फॉर थॉट मतलब एन आइडिया और सब्जेक्ट टू थिंक अबाउट। मतलब एक ऐसा आइडिया या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पे आपको विचार करने की ज़रूरत है। किसी ने आपको कोई चीज़ बताई या कोई आइडिया दिया या फिर कोई बात बोली, तो वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी कि उसको सबको उस पर थॉट देने की, मतलब सबको उस पर विचार करने की ज़रूरत है। सो फूड फॉर थॉट ये होता है। एग्जाम्पल, द मैनेजर्स मीटिंग टुडे
has given me a lot of food for thought about whether I want to continue working for this company. मतलब मीटिंग में जब उस मैनेजर ने जो बातें बोली, उसने मुझे, उन बातों ने मुझे मजबूर किया एक बारी विचार करने पर कि मैं उस कंपनी में आगे काम करूं या ना करूं. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट 78, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी. प्रायोरिटी का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, या फिर इम्पॉर्टेंस. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. To be sincere and devoted is the first and foremost requirement of a good employee. एक अच्छे एम्प्लॉय होने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, नंबर 1 क्वालिटी, वो है कि वो सिंसियर हो. ठीक है. नेक्स्ट 79, fiddle while Rome burns. Fiddle while Rome burns का मतलब है to perform an inconsensual task or act irresponsibly in the midst of a disastrous event. सबसे पहले तो हम inconsequential का मतलब समझते हैं. inconsequential का मतलब होता है जो कि बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट. सो fiddle while Rome burns मतलब एक बहुत ही डिजास्ट्रस इवेंट हो रहा है, मतलब एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में हो और कोई व्यक्ति एकदम अनइम्पॉर्टेंट काम कर रहा है, मतलब एक ऐसा काम कर रहा है जो कि बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है सिचुएशन में, जो कि सिचुएशन को और ख़राब कर सकता. नेक्स्ट 80, feather one's own nest. If you say that you are feathering your own nest, you mean that you are working so hard to gather resources, money, to live comfortable life in the future. ओके, मैंने एक ही गो में बोल दिया. सो जो हमारा ईडियम है वो है feather one's own nest. ठीक है. नेस्ट के बाद इन्होंने मतलब समझा रखा है. feather your own nest का मतलब होता है कि आप पहले से ही रिसोर्सेज इकट्ठा करने लग जाओ सो दैट आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, आप कंफर्टेबल लाइफ जी सको. अभी हम क्यों इतना कमाते हैं? ठीक है, हम अभी भी अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कमाते हैं. देन वी डू सेविंग्स. हम सेविंग्स करते हैं. तो हम सेविंग्स क्यों करते हैं कि आगे जाके हम उन सेविंग्स, जो बचा हुआ पैसा है, जो हमारी सेविंग्स है, उनसे हम और बेटर या कंफर्टेबल लाइफ जी ले. राइट. सो सेविंग्स काइंड ऑफ यही है फेदर वंस ओन नेस्ट, मतलब अपने रिसोर्सेज को, जो हमारे पास सामान है, उसको बचा के चलना सो दैट आगे ये काम आए और हम कंफर्टेबली अपना लाइफ जी पाए. नेक्स्ट 81, फील ब्लू. फील ब्लू का मतलब टू फील सैड. जब आप बुरा फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, मतलब यू आर फीलिंग ब्लू. मंडे ब्लूज आपने सुना होगा, राइट. एग्जाम्पल, yesterday I felt blue and nothing seemed to cheer me up. मतलब कल मैं ब्लू फील कर रहा था या कर रही थी. तो ब्लू फील मतलब मैं सैड फील कर रही थी एंड कोई भी चीज़ मुझे चेयर नहीं कर रही थी. चेयर मतलब खुशी नहीं दे रही थी. नेक्स्ट 82, फाइट टूथ एंड नेल. टू फाइट वेरी फियर्सली. फियर्सली का मतलब होता है पूरी जी जान से, एकदम भयंकर तरीके से. सो फाइट टूथ एंड नेल इसका मतलब होता है जब आप अपनी पूरी जी जान लगा के किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइट टूथ एंड नेल. एग्जाम्पल, आई वॉन्ट दिस जॉब सो आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर इट. मुझे ये जॉब चाहिए सो इसके लिए मैं पूरी जी जान लगा के मेहनत करूँगा या फिर लड़ूंगा. नेक्स्ट 83, फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है used to refer a friend who is not reliable in difficult times. फेयर वेदर फ्रेंड बहुत आता है एग्जाम में. मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दोस्त आपका जो कि आपके सिर्फ अच्छे टाइम पे आपका दोस्त है, बुरे टाइम पे जो आपका साथ छोड़ दे, उसको हम बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड.
एग्जाम्पल देखते हैं। सिमरन इज लुकिंग फॉर अ लॉयल फ्रेंड नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब जो सिमरन है एक लॉयल फ्रेंड की तलाश में है, कैसे फ्रेंड की तलाश में नहीं, जो बुरे टाइम पे आने पे उसका साथ छोड़ दे। नेक्स्ट 84, फॉल फ्रॉम ग्रेस। मतलब टू लूज स्टेटस, रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज। इसको हम स्टेटस भी बोलते हैं, बट जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो स्टेटस है। फॉल फ्रॉम ग्रेस का मतलब टू लूज योर स्टेटस, रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब भी होता है काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। सो इसका मतलब होता है जब आप अपनी इज्जत खो देते हैं, मतलब यू हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस। एग्जाम्पल, द बायोग्राफी एक्सप्लेन्स द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग हर फॉल फ्रॉम ग्रेस। मतलब किसी की बायोग्राफी, मतलब एक एग्जाम्पल है, अगर आप उसकी बायोग्राफी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी जो इज्जत थी वो कैसे कम हो गई, क्या क्या सिचुएशंस आई उसकी लाइफ में। 85, फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब एक्सपीरियंस फाइनेंशियल हार्डशिप। जब आपको पैसों की दिक्कत हो, पैसों की कमी जब आपके पास हो, तो उसे बोलते हैं फील द पिंच। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में इनमें ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो। नेक्स्ट 86, फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट। फिर से पढ़ती हूँ, फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट। मतलब टू डिजायर समथिंग दैट इज नॉट विद इन अ फेजिबल रीच। इसका मतलब होता है जब आप ऐसी चीज़ की इच्छा रखते हैं या आप ऐसी चीज़ की कामना रखते हैं जो कि आपकी पहुंच से बहुत दूर है, बहुत बाहर है, और उस चीज़ की आप तब भी डिज़ायर रखते हैं, तो उसे कहते हैं फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट। Example, the guy thinks that the forbidden fruit is always the sweetest and keeps asking her out even though she has refused him several times. मतलब ये जो लड़का है ये एक लड़की को बार बार उससे पूछ रहा है बाहर ले जाने के लिए, बट वो उसे हर बार मना कर देती है। तो वो लड़की, इसका मतलब उसकी पहुंच से बहुत बाहर है, अगर एक बार ही मना करती है उसको फील हो जानी चाहिए चीज़, बट वो फिर भी बार बार ही इज आस्किंग हर आउट। तो इसका यही मतलब है फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट। 87, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी का मतलब होता है किसी से जान पहचान होना, और कंटेम्प्ट मतलब जब आप किसी की निंदा करते हैं, जब आप किसी को डिसलाइक करते हैं। डिसलाइक ऑपोजिट है लाइक का, मतलब जब आप किसी को नापसंद करते हैं। सो बेसिकली इसका हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा जान जाते हैं ना, तो आप उसे नापसंद करने लगते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द कपल कुड नॉट स्टे टुगेदर आफ्टर लॉन्ग देयर वेडिंग बिकॉज फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मतलब किसी की नई शादी हुई और वो ज़्यादा टाइम साथ में रह नहीं सके, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा से अच्छे से जानने लग गए, और उसके बाद उनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी और वो एक दूसरे को डिसलाइक करने लगे। जस्ट एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट 88, फुट द बिल। फुट द बिल मतलब बियर एक्सपेंसेस, मतलब कि जो भी किसी चीज़ के खर्चे उठाना। ठीक है, फुट द बिल मतलब खर्चा उठाना। एग्जाम्पल, ऑल्दो शी होस्टेड द फीस्ट हर फादर हैज़ टू फुट द बिल। मतलब ऑल्दो एक लड़की ने पार्टी दी, बट फीस्ट मतलब पार्टी, खाना खिलाना। उस लड़की ने पार्टी दी, बट खर्चा किसने उठाया? उसके फादर ने। नेक्स्ट 89, फ्री एंड ईजी। फ्री एंड ईजी मतलब नेचुरल एंड सिंपल। द प्रिंसिपल फाउंड हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्री एंड ईजी। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसके आर्ग्यूमेंट्स बहुत सिंपल समझे, नेचुरल समझे। नेक्स्ट 90, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड मतलब ह्यूमन नेचर। ठीक है, ह्यूमन नेचर को हम फ्लैश एंड ब्लड ईडियम से बोलते हैं। आई एम ओनली फ्लैश एंड ब्लड एज एनीबडी एल्स। मतलब मेरा यही ह्यूमन नेचर है जैसे कि और सबका है।
अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस किस वे में पूछे गए हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं सिर्फ DSSB की बात नहीं कर रही हूँ, DSSB के मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी करवाऊंगी, चाहे वो GK के हो 20 मार्क्स की और जनरल इंग्लिश, और अगर मुझे लगेगा मैं हिंदी के भी प्रीवियस ईयर्स लेकर आऊँगी DSSB के। बट ये कुछ ईडियम्स फ्रेजेस जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैं वो अभी डिस्कस कर रही हूँ। सो ये 36 है, इसलिए है क्योंकि मैंने जो वीडियो का पार्ट 1 है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ऑलरेडी मैं 1 to 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये उसी का आगे कंटिन्यूएशन में है। सो देखते हैं 36, टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग। टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग ये SO के एग्ज़ाम में 2005 में पूछा गया था। इसका क्या मतलब है? मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, मतलब विदाउट किसी को धोखा दिए जब आप अपनी लिविंग चला रहे हो। लिविंग क्या मतलब? पैसा कमा रहे हो, ठीक है, एकदम ऑनेस्ट वे में जब आप पैसे कमाते हो विदाउट चीटिंग एनीबडी, तो उसको हम बोलते हैं टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग। लिविंग का मतलब है पैसा कमाना। 37, गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे का क्या मतलब है? गिव आउट द सीक्रेट, मतलब जब आप किसी का सीक्रेट रिवील कर देते हो। रिवील करना मतलब जब आप किसी का सीक्रेट किसी को और को बता देते हो। नेक्स्ट 38, चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल मतलब वेरी नियर, मतलब बहुत ज़्यादा पास होना। चीक बाय जॉल मतलब आपके जो बहुत पास है, यू आर नॉट वेरी फार, दूर नहीं हो जब आप। 39, गिव इन। गिव इन मतलब यील्ड। आपने वर्ड यील्ड सुना होगा। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करना मतलब बनाना, ठीक है। गिव इन मतलब यील्ड, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। 40, रन रायट। रन रायट मतलब एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन। सबसे पहले तो हम रायट का मतलब समझते हैं। आपने वर्ड सुना होगा, शायद से काफियों को इसका मतलब ना पता हो। रायट मतलब होता है दंगे, ठीक है। रायट मतलब दंगा करना। सो रन रायट मतलब जब आप किसी कंट्रोल के बिना एक्ट कर रहे हो। रिस्ट्रेन मतलब होता है कंट्रोल। सो ऑब्वियसली जब आप दंगे करते हो तो आपके ऊपर किसी का कंट्रोल थोड़ी होता है, आप किसी के कंट्रोल के बिना ही तो वो दंगे कर रहे हो। सो रन राइट मतलब जब आप कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से कर रहे हो और आपका उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं, और आपका ही नहीं किसी का भी उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। 41, गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब अंडरगो एनी रिस्क। जब आप किसी भी रिस्क को उठाने के लिए रेडी हो, मतलब यू आर गोइंग थ्रू फायर एंड वाटर। 42, टॉकिंग थ्रू हैट। टॉकिंग थ्रू हैट मतलब टॉकिंग नॉनसेंस, जब आप कोई भी फालतू सी बात कर रहे हो, ठीक है। नॉनसेंस मतलब जिस चीज़ का कोई सेंस ना हो, फालतू सी बात। सो 43, पुट अप विद। पुट अप विद मतलब टॉलरेट। टॉलरेट मतलब झेलना। जब आप किसी चीज़ को या किसी आदमी को बस झेल रहे हो, मतलब आप उसे टॉलरेट कर रहे हो। तो ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है जितने भी सारे मैं ईडियम्स फ्रेजेस अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ। 44, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब कोई भी चीज़ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं हो रही, मतलब एक साथ रेगुलरली नहीं हो रही, रुक रुक के हो रही है, मतलब वो चीज़ फिट्स एंड स्टार्ट्स में हो रही है। कभी ये चल रही है फिर रुक गई, फिर चल रही है फिर रुक गई। 45, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, मतलब आप कोई ऊपर ऊपर से चीज़ पढ़ रहे हो बट जो उसके पीछे का हिडन मीनिंग है जब आप उसे भी समझ पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जब आप हिडन मीनिंग को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट 45 हो चुका है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। 46, गेट द सैक। गेट द सैक मतलब डिसमिस्ड फ्रॉम, मतलब जब आपको किसी चीज़ से डिसमिस कर दिया है। डिसमिस मतलब हटा दिया है, ठीक है, तो मतलब गेट द सैक, हटाना। 47,
प्रोज एंड कॉन्स, आपने इसका बहुत सुना होगा, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मतलब कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स। अच्छा, प्रोज का मतलब क्या होता है? एडवांटेजेस, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस। हर एक चीज़ की कुछ अच्छाई होती है, स्ट्रेंथ्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, और उसके डिसएडवांटेजेस, उनकी बुराइयाँ, उनकी कमियाँ भी होती है। सो प्रोज एंड कॉन्स मतलब जब हम किसी चीज़ के सभी पहलू देखकर चले, अच्छे और बुरे दोनों। नेक्स्ट है 48, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली। 49, इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स मतलब इन फेवर विद बॉस, मतलब किसी की नज़र में अच्छा बनकर रहना। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली। बेसिकली अल्टीमेटली ऑप्शन में रहे तो इसी को मार्क करना। वैसे मैं आपको सिंपल मतलब में अगर बताऊं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर आप दूर की सोच के चलो, इसको हम कहते हैं इन द लॉन्ग रन, बट अल्टीमेटली भी यही होगा। 51, टू बी ऑलवेज वंस बेक एंड कॉल, मतलब एट वंस डिस्पोजल, मतलब व्हेन यू आर रेडी टू सर्व योर मास्टर। मतलब इजी वर्ड में बोलूं, जब भी आपको बुलाया जाए आप बस रेडी हो, हाजिर हो उनका काम करने के लिए। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 52, टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर मतलब डिसरिगार्ड, इग्नोर या फिर रिफ्यूज। अच्छा, ईयर की स्पेलिंग गलत है, ये साल वाला ईयर लिख दिया, होना EAR चाहिए। फाइन। सो टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब जब आप एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो, मतलब आप इग्नोर कर रहे हो। डिसरिगार्ड कर रहे हो मतलब उनका रिगार्ड नहीं रख रहे, आप उस चीज़ को महत्व नहीं दे रहे। 53, एट वंस विथ्स एंड, इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एट वंस विथ्स एंड मतलब कंफ्यूज्ड, पजल्ड। जब आप कंफ्यूज हो, पजल्ड हो, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम में देखा जाता है। परप्लेक्स्ड मतलब होता है कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन, ठीक है। और इसका इडियम है एट वंस विथ्स एंड। 54, टू फाइट टूथ एंड नेल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब टू फाइट इन अ डिटरमिन वे फॉर व्हाट यू वांट, मतलब पूरा जी जान लगा के एक चीज के लिए लड़ना, सो दैट आप उसको पा सको। 55, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आई से ही समझ जाओ जेलिसी, ठीक है, यूज्ड एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलिसी। सो जहाँ पे आपको ग्रीन आई दिख जाए, ग्रीन आई का मतलब होता है जेलस फील करना। ग्रीन आई मॉन्स्टर का भी वही मतलब है। 56, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मतलब गिव अ करेक्ट अकाउंट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मतलब जब आप किसी चीज़ को एकदम करेक्ट वे में बता रहे हैं, ना कि तोड़ मरोड़ के। नेक्स्ट, गुड स्मार्टियन। गुड स्मार्टियन एग्जाम में आता है। हेल्पफुल पर्सन, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो औरों की हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहे, दैट इज गुड स्मार्टियन। 58, बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब एंग्री फीलिंग, किसी के प्रति जब आप गुस्से की भावना रखो, एंगर रखो, गुस्सा रखो, दैट इज बैड ब्लड। 59, टू गो टू द होल हॉग। टू गो टू द होल हॉग मतलब टू डू इट कम्प्लीटली, मतलब किसी कार्य को पूरे तरीके से ख़त्म करना, टू गो टू द होल हॉग। 60, ले आउट। ले आउट का मतलब होता है स्पेंड, खर्चना, स्पेंड करना। 61, लेइंग ऑफ। आपने सुना होगा कोविड में बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया। ले ऑफ का मतलब होता है डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स, मतलब डिसमिसल मतलब निकालना, डिसमिस किया, जॉब से निकाला। सो ले ऑफ का यही मतलब होता है। 62, लीप्स एंड बाउंड्स हम कर चुके हैं। लीप्स एंड बाउंड्स मतलब एट रैपिड पेस, बहुत ही तेज़ी से, क्विकली। लीप्स एंड बाउंड्स एग्जाम में बहुत आता है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, वैसे भी प्रीवियस ईयर है तो सारे ही इंपॉर्टेंट है ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस। 63, स्पिलिंग द बीन्स। स्पिलिंग द बीन्स का मतलब होता है रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, मतलब
इनडिस्क्रीट मतलब जिस चीज़ को आपको छुपा के रखना चाहिए आप उसे एकदम से सबके आगे बता दो। तो स्पिलिंग द बीन्स मतलब जब आप किसी के सीक्रेट से एकदम से उसी वक्त औरों को जाके बता दो, रिवील कर दो, दैट इज स्पिलिंग द बीन्स। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट मतलब किसी चीज़ को पालन करना। मतलब जैसे आपने कोई प्लान बनाया, प्लान बना के अब आपने उस पर काम शुरू कर दिया, मतलब आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने लग गए हो, ठीक है, उसको करने लग गए हो एग्जैक्टली जो आपने प्लान किया है। सो कैरी आउट मतलब कैरी आउट योर वर्क, उसको एग्जीक्यूट करो जो आपके प्लान्स हैं। 65 वेंट टू द विंड्स मतलब डिसिपेटेड और टू बी अटरली लॉस्ट। वेंट टू द विंड्स मतलब जब आप एकदम से गुम जाओ। अब गुमने का मतलब सच्ची में खो ना जाओ, मतलब जब अपने ख्यालों में खो जाओ। डिसिपेट का भी मतलब ये होता है कि जब आप खो जाओ, काइंड ऑफ लॉस्ट। डिसिपेट का मतलब भी गुमना ही होता है। सो वेंट बाय द विंड्स मतलब खो जाना, गुम जाना। सो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने ई और एफ अल्फ़ाबेट्स के नॉट सिनोनिम्स बट ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करे और कुछ प्रीवियस ईयर ईडियम्स फ्रेजेस डिस्कस करे। सो जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ भी आऊँगी विद इन अ डे और 2। इससे पहले की ज़रूर वीडियो आप देखिएगा जो कि इस A to Z ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 है, तभी आपके लिए सेकंड पार्ट भी बेनिफिशियल रहेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो? एंड चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।